नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज जो चैप्टर प्रारंभ हो रहा है वो है संविधान के मूल तत्व अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और आज का सबसे पहला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, इसको लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है, तब वो क्या माना जाता है? संसद द्वारा पारित विधेयक माना जाता है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा ने इस नागरिकता संशोधन विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। तो इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, 11 दिसंबर 2019 को। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आपने ये देख लिया कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 था, इसको लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने 12 दिसंबर 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और याद रखिएगा, इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो 10 जनवरी 2020 से लागू हो गए। क्लियर? तो यहां पर एक बात, इस पूरे सीक्वेंस को याद रखेंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को और लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को। क्लियर? और ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बना, ये इसमें क्या प्रावधान है? तो याद रखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए और उनमें से 6 समुदाय, अब ये 6 समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर? तो ये डेडलाइन भी याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2014 और कितने समुदायों को? 6 समुदायों को। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो त्रिपुरा राज्य है, याद रखेंगे ये त्रिपुरा राज्य पूर्णतः इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पर आपको एक बात स्पष्ट तौर पर ध्यान रखनी होगी कि जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है, इन राज्यों में इनर लाइन परमिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ILP कहते हैं, ये व्यवस्था लागू है। इसका मतलब यह है कि यहां पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्लियर? तो ये बात आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू होने के कारण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। लेकिन जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं, जैसे सिक्किम, असम और त्रिपुरा, इन राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन कानून लागू होंगे। क्लियर? इसीलिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से यह बाहर नहीं है। क्लियर? क्योंकि जो सिक्किम, असम और त्रिपुरा है, यहां पर अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर, इन राज्यों के अन्य क्षेत्रों पर यह नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। क्लियर? यानी सिक्किम, असम और त्रिपुरा, ये राज्य पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। क्लियर? तो यह बात स्पष्ट याद रखेंगे, त्रिपुरा के साथ साथ असम और सिक्किम को भी। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो देखिए, ये बात तो स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता किसमें? भाग 2 में। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, नागरिकता भाग 2 में है। क्लियर? और अगर अनुच्छेद बात कर लें तो नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया। क्लियर? यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, संसद। अभी आपने देखा था कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 था, वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और उसके बाद ये लागू हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नागरिकता के अर्जन के लिए नियम कौन बना रहा है? तो याद रखेंगे, संसद। क्लियर? तो इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक बात और आप याद रखिएगा, अगर आपसे मैं ये प्रश्न पूछ लूं कि संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये प्रावधान करता है कि संसद द्वारा ही नागरिकता के अधिकार का कानून बनाया जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा अनुच्छेद 11,
अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के संदर्भ में नियम बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास। क्लियर है? अब तो मैंने इस आंसर के लिए आपके पास एक अनुच्छेद भी बोल दिया कि अनुच्छेद 11 के तहत। क्लियर है? अब आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। याद रखिएगा, अभी चर्चा भी हो चुकी है कि जो नागरिकता है ये भाग 2 में है और इससे संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसके अनुसार किस आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है? तो याद रखेंगे, जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में इस बात को आपको बताया है, अनुच्छेद 11। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प से हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद 11 है ये नागरिकता के संदर्भ में नियम बनाने का पावर संसद को देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो यहाँ पर देखिए, आपको देखना है कि कौन सी यहाँ पर सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्र या राज्य को दोहरी नागरिकता, तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है, पहला गलत। अगला कह रहा है कि राज्य की एकल नागरिकता, ये भी नहीं है। अगला कह रहा है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भारत ने जो ये एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया है वो कहाँ से? ब्रिटेन से। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी और ये प्रावधान ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी आपसे इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। तो यहां पर देखिए, पहला लिख रहा है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यानी कोई व्यक्ति अपने से अपनी नागरिकता छोड़ दे तो उस कंडीशन में उसकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है? अगला कह रहा है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना। तो ये भी बात सही है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ये बात गलत है। यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेंगे तो आपकी नागरिकता नहीं चली जाएगी। क्लियर? गलत है। अगला कह रहा है कि सरकार की आलोचना करता है। देखिए, सरकार की आलोचना करने से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर आप ऐसी कोई बात कह देते हैं जिससे कि किसी देश की संप्रभुता को खतरा हो जाए, या आप किसी मित्र देश के बारे में कोई अनर्गल बात कह दें जिससे देश को गंभीर खतरा हो, ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता जा सकती है। लेकिन अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो इस आधार पर आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका चौथा भी नहीं होगा, तो यहां पर केवल पहला और दूसरा सही होगा। तो इस प्रकार यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, जो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसमें नागरिकता स्वयं त्यागने से, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जन करने से, या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त करने का उपबंध किया गया है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है नागरिकता जाने के संदर्भ में। क्लियर? और ये बातें कहां पर हैं? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बताई गई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 है, इसके अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन अर्ह नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले लिखा है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, तो याद रखेंगे वो क्या होगा? अर्ह होगा। किसके लिए? भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए। क्लियर है? किस अधिनियम के तहत? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। क्लियर है? अगला करा कि भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो ये भी अर्ह होगी, यानी योग्य होगी। अगला करा कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। याद रखेंगे, विभाजन के उपरांत अगर प्रवासी हो गए तो वो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं होंगे। क्लियर? यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? अगर हम अगला भी पॉइंट देख लें, आगे करा कि एक व्यक्ति का परपोता या परपोती दूसरे देश का नागरिक है, किंतु उसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो याद रखेंगे ये भी अर्ह होंगे। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत
वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं होंगे। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू करा दिया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अब जो अगला टॉपिक है वो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें कौन सी याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, निषेधाज्ञा। याद रखिएगा आपको प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार प्रेच्छा इसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, लेकिन भारतीय संविधान में निषेधाज्ञा का प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई कि निषेधाज्ञा का याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको मैंने पूर्व में भी इसका परिचय दिया है कि अंबेडकर जी ने इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, और ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत है, और याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में जिसमें मूल अधिकार दिया गया है, इसमें क्या कहता है? इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का नागरिकों को अधिकार देती है। क्लियर? तो ये स्पष्ट समझेंगे कि यदि मान लीजिए राज्य आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है उसका, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। यानी आपका जो भाग 3 में मूल अधिकार है ये वाद योग्य है, यही वाद योग्य मतलब होता है, यानी आप उसको पाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी देख लीजिए कि संविधान में याचिकाओं का कौन कौन सी याचिकाओं का उल्लेख है। तो यहां पर देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेच्छा रीट, ये 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, आगे हम लोग इन रीट को डिटेल में भी देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा कौन सा मुकदमा था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है। तो वो केस कौन था? वो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा जो 1967 का था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा था 1967 1967 का, उसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। क्लियर? लेकिन इसी के साथ साथ एक मुकदमा और आपको देखना होगा, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था ये 1973 का था, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार संविधान में संशोधन यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन केवल तभी कर सकती है जब तक कि उसके मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचती है। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमे में 1967 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे मना कर दिया कि संसद को मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मैटर में सरकार को थोड़ी रियायत दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहा कि सरकार संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत तभी संशोधन कर सकती है इसमें जबकि वो संशोधन मूल ढांचे को क्षति न पहुंचाता हो। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सामाजिक असमानता है ये निम्नलिखित में से किससे सिद्ध होता है? तो याद रखेंगे अस्पृश्यता के चलन से। सामाजिक असमानता यानी जब हम किसी से कहते हैं कि आप मेरा बर्तन नहीं छू सकते हैं, आप अमुक चीजों पर नहीं बैठ सकते हैं, या आप ये काम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप सामाजिक असमानता की बात कर रहे हैं, यानी वो अस्पृश्यता का चलन। और इसी अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे भारत में जो सामाजिक असमानता के कारण है उसमें एक है अस्पृश्यता। अब देखिए सामाजिक असमानता के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण क्या है? अस्पृश्यता। किसी ग्रामीण जाति के आधार पर समाज के अलग किए गए या ऊंची जाति द्वारा खींची गई बंटवारे की रेखा को पार नहीं कर सकते हैं, वे उन कुओं से पानी नहीं ले सकते या उन दुकानों पर चाय नहीं पी सकते हैं जहां ऊंची जाति के लोग जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसी को लिए एक टर्म प्रयोग किया गया अस्पृश्यता। क्लियर? और इसी अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे, और ये जो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है ये फंडामेंटल राइट। क्लियर?
अगला देखिए भेदभाव, भेदभाव के कारण भी सामाजिक असमानता है। मजदूरी का विभाजन, ये भी सामाजिक असमानता को उत्पन्न पाती है। और गुलामी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि भारत में सामाजिक असमानता के कारण अस्पृश्यता, भेदभाव, मजदूरी का विभाजन और गुलामी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय। देखिए ये जो प्रश्न है ये मूल अधिकार में नहीं आता, तो ये मिसप्रिंट होकर मूल अधिकार के चैप्टर में आ गया है। जरा इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी अनुच्छेद 24 को एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? तो ये यूजीसी से संबंधित तो है नहीं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को आपको मैं कवर करा दे रहा हूँ। याद रखिएगा ये जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसमें एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। उसी में अनुच्छेद 24 को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 23 को संक्षिप्त में देख लीजिए। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। क्लियर है? यानी आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, यानी उसका व्यापार नहीं, बेगार नहीं करा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप उससे काम कराए और पैसा नहीं दिए। बलात् श्रम यानी आवश्यकता के से अधिक उनके ऊपर बोझ लादना, उनसे गलत तरीके से काम लेना, ये सभी बातें प्रतिबंधित की जाती है किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। क्लियर? अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कि यदि किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो आप उससे फैक्ट्री, खान या परिसंकटमय गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में आप कार्य नहीं करा सकते। लेकिन यदि नुकसान न पहुंचने वाले या निर्दोष कार्यों में की बात करें तो इसमें नियोजित करने पर कोई प्रतिषेध नहीं। क्लियर? तो ये पूरी बातें आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के संदर्भ में। और ये किसके अंतर्गत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारता है? यानी ऐसा कौन सा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों देख सकती है? तो देखिए यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, मूल अधिकारों के परिवर्तन में। अभी आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकारों के परिवर्तन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का पावर है। आपको ये पता है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उनको अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का पावर दिया गया। क्लियर? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो विकल्प में और मामले दिए गए हैं ये सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही अधिकारिता रखते हैं। जैसे केंद्र राज्य के बीच संबंध का विवाद हो, यानी केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद हो, या राज्यों के परस्पर विवाद हो, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण प्रदान करना है, तो ये सभी मामले किसके अंतर्गत? उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ऐसा कौन सा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? अब यहाँ पर सभी व्यक्तियों का मतलब क्या है? सभी व्यक्तियों का मतलब कि भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशों के नागरिकों के भी, यानी जहां पर भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी बात होगी तो वहां पर शब्द लिखा रहेगा सभी व्यक्तियों को। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट होगी। तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? पहला करा है विधि के समझ समानता। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है ये कहता है विधि के समझ समता का अधिकार, और याद रखिएगा ये अनुच्छेद 14 सभी के लिए है। अगला करा है धर्म की स्वतंत्रता। आपको पता है कि जो धर्म की स्वतंत्रता ये किसमें? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और याद रखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता भी सभी व्यक्तियों के लिए है, यानी भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए भी। अगला करा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी आपने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा था कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। और याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। अगर हम बात करें अवसर की समानता, तो देखिए अनुच्छेद 16 में कहा जाता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। याद रखिएगा ये जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है ये सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए। क्लियर? तो इसलिए आपका यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर यह भी देख लीजिए कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्रदान करते हैं। आपको ये बात स्पष्ट पता है कि जो मूल अधिकार है यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मूल अधिकार हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अभी जो प्रश्न पूछा गया था ये अनुच्छेद 16 से संबंधित था, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये किसको? सिर्फ भारत के नागरिकों को। क्लियर? यहां पर ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं बस संक्षिप्त में ये इंट्रो देख लीजिए कि इसमें क्या है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अभी चर्चा हो गई कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। वहीं अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये किसको है? सिर्फ भारत के नागरिकों। ये नहीं कि विदेशी कोई आया जो मन किया वो बोलने लगा। क्लियर? तो ये केवल भारत के नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 29 याद करिए
अनुच्छेद 29 और 30 मैंने किसके अंतर्गत बताया? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत। क्लियर? और इसमें जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्लियर? और वहीं अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार किसको है? भारत के नागरिकों। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और अन्य जो अधिकार हैं वो भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों को है, यानी इनको इनके लिए एक शब्द क्या भी आपने देखा है? सभी व्यक्तियों के लिए। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन सा है? तो यहां पर याद रखेंगे अनुच्छेद 19। क्लियर? अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। पूरी बात याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का क। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये किसमें है? तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के क के अंतर्गत दी गई है और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से अभिप्रेरित है। किसी भी साधन द्वारा जिसमें मुद्रण भी सम्मिलित है, केवल अपने विचार ही नहीं बल्कि दूसरे के विचार भी अभिव्यक्ति कराने की स्वतंत्रता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के क के अंतर्गत आती है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है? तो देखिए यहां पर शिशु में निहित जीने का अधिकार ये उसको प्राप्त है, शिशु को प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अधिकार ये भी प्राप्त है, शिशु को शिक्षा का अधिकार ये भी प्राप्त है, और विकल्प डी भी लिखा है शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, तो ये भी प्राप्त है। तो यहाँ पर ये प्रश्न, यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो शिशु के अधिकार से सम्मिलित नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि प्रश्न काल में शिक्षा का अधिकार शिशु को प्राप्त नहीं था, लेकिन अगर वर्तमान समय के आधार पर देखें तो विकल्प में सभी अधिकार शिशु को प्राप्त है। अब ये जो शिक्षा का अधिकार है, सबसे पहले अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 21 का याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21 का को शामिल करके। क्लियर? तो याद रखेंगे, और इसमें कितना एज ग्रुप दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। क्लियर? याद रखिएगा अनुच्छेद 21 क में लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर? याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। क्लियर? याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अब देखिए इसके संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं, अब इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर कर देना है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्राप्त है सभी को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुकिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अनुच्छेद 19 आपको पता है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों को है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को है। क्लियर? बी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि विधि की समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23-24 में, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19 ये भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, ये सभी के लिए स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए पहला कथन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये बात सही है कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें वाक स्वतंत्रता दी गई है, इसमें कुछ और भी अधिकार दिए गए, जैसे याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 19(1) है इसके अंतर्गत ए बी सी डी ई एफ जी तक है। क्लियर है? और ये जो अनुच्छेद 19(1)(g) है ये कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये सही है। अगला करा कि संविधान का 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने पर का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर है? याद रखेंगे इसमें आपको व्यापार और पेशा करने का अधिकार तो है, लेकिन इसमें मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही है, तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में, कि जो अनुच्छेद 19 है इसके अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता के उपबंध है। ये भी बात आप क्लियर कट याद रखिएगा। अभी मैं उन 6 उपबंध को अभी आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो अनुच्छेद 19(1) का जी है ये भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार देता है, ये बात सही है।
और अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्ति युक्त आधारों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी है। क्लियर? तो उसी लिमिटेशन की बात कर रहा है कि अगर राज्य चाहे तो युक्ति युक्त आधारों पर उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब यहां पर एक वाद समझिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी का 1996 का मैटर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि मादक द्रव्यों के व्यापार और व्यवसाय हेतु मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। क्लियर? यानी जो आपने स्टेटमेंट 2 कहा था सही है कि अनुच्छेद 19 का 1 का जी आपको व्यवसाय के लिए स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन उसमें आप मादक द्रव्यों के व्यवसाय की स्वतंत्रता मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। और ये किस मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के मैटर में। क्लियर हो गया? अब मैं जो बात कर रहा था कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का ए है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। क्लियर है? इसके बाद अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का बी क्या कहता है? बी कहता है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होगा। क्लियर? उसके बाद अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का सी क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लॉज सी कहता है कि संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। क्लियर? अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी की, तो याद रखेंगे डी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा। क्लियर? यानी हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आराम से बिना रोक टोक के जा सकते हैं, अबाध तौर पर संचरण होगा। क्लियर? किसमें? अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी में। क्लियर? अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ई के अंतर्गत, तो याद रखिएगा ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार होगा। क्लियर? ये किसमें? अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ई के अंतर्गत। क्लियर? और अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का एफ क्या कहता है? ये कहता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है वो इसको क्या कर चुका है? निरसित कर चुका है, यानी हटा चुका है। क्लियर? और याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के जी में लिखा गया है, ये क्या कहता है? तो जी पार्ट कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीवी या व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार होगा, जो इस मूल प्रश्न में आपसे पूछा गया था। क्लियर? तो ये आपने अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता के उपबंध है वो सभी आपने देख लिए। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है, जिसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बात को कि अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण, यानी आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। और अनुच्छेद 26 जिसका जिक्र अभी हम लोग कर भी चुके थे कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसी में अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। क्लियर? यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। क्लियर? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 26 में, यानी आपको धार्मिक कार्य के प्रबंधन की पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। क्लियर? यानी उसके साथ की गई समझौता कहा है। क्लियर? तो इस बात को भी आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, और आप देख रहे हैं इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल पीसीएस के ही प्रीवियस ईयर को मत देखिए, इसमें देख रहे हैं आप यूपी लोअर मेंस में भी पूछा गया प्रश्न है, और पहले जो यूपी पीसीएस का प्री का ऑप्शनल आता था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी के प्रश्नों को कंसीडर करिए। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के साथ अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। क्लियर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक
आलोचित भाग कहा था। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था और भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। यहाँ पर अंबेडकर साहब के संदर्भ में एक बात मैंने आपको पूर्व में बताई है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी अनुच्छेद 32, इसके संदर्भ में अंबेडकर साहब ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि विधि के समझ समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 बिल्कुल सही है। अब आप अपने मन में ये भी बात ध्यान में रखते चलिएगा कि ये केवल भारतीय नागरिकों को है कि सभी व्यक्तियों को मिला है। क्लियर? अगला कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 17 में, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 18 का है गलत। अब इस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है। शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 के क में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो अभी हमने आपको बताया कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 ए में। क्लियर? और कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। यहाँ पर अनुच्छेद 18 की अगर बात कर ले तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के संदर्भ में कहा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। पहला कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मूल अधिकार है क्योंकि ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देखिए, पूर्व की क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इस बात को बताया था कि जो समान कार्य का समान वेतन है ये मूल अधिकार नहीं है। ये किसमें है? अनुच्छेद 39 के डी में शामिल है। क्लियर है? ये किसमें? अनुच्छेद 39 के डी में, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 39 के डी में कहा गया कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्लियर? यहां पर एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। एक प्रश्न ये भी आप पढ़ चुके हैं कि किसमें कोर्ट ने प्रस्तावना के समाजवाद और मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ अनुच्छेद 39 डी को एक साथ पढ़ने पर इसको मौलिक अधिकार बनाया था। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये केवल अनुच्छेद 39 डी की बात होगी समान कार्य के समान वेतन की, तो ये मूल अधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, बी विकल्प सही हो जाएगा। और कानून की समझ समानता, तो आपको पता है कानून की समझ समानता यानी अनुच्छेद 14, और धार्मिक स्वतंत्रता, तो आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, ये भी क्या है? मूल अधिकार। क्लियर? तो ये बात सभी स्पष्ट हो गई आपको। तो देखिए, यहां पर ये लिखा भी है कि भाग 4 में अनुच्छेद 39 डी प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इनको समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ये किसमें है? डीपीएसपी में, यानी नीति निर्देशक तत्व में। क्लियर? और बाकी सभी ऑप्शन के मैंने आपको अनुच्छेद भी बता दिए। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पिछली ही क्लास में इस पर चर्चा हुई है। क्या होगा? अनुच्छेद 359। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? आपको याद रखना होगा आपातकाल का उपबंध। आपसे मैंने कहा था कि इसके संदर्भ में आपको 2 आर्टिकल याद रखने, और संयोग से वो दोनों आर्टिकल आपके ऑप्शन में दिए गए। इसमें पहला दिया गया अनुच्छेद 358 और दूसरा है अनुच्छेद 359। इन दोनों को ध्यान में रखिए। थोड़ा सा मैं इसका संक्षिप्त इंट्रो आपको दे देता हूं, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो अनुच्छेद 352 है, जिसके तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। और उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति को अगर ये बात लगे कि गंभीर आपात की स्थिति है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण स्थिति गंभीर बन रही है भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में, तो वो आपातकाल का उपबंध कर सकती है। क्लियर? मान लीजिए आपातकाल का उपबंध हुआ, तो जैसे ही आपातकाल का उपबंध की घोषणा की जाएगी, अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन कर देगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है, अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सुरक्षा संकट के कारण आपात की घोषणा होती है, तो उसके प्रवर्तन होते ही अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का निलंबन हो जाएगा या उसके संदर्भ में विधि बनाया जा सकेगा। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 358 के तहत। क्लियर? और वहीं 359 क्या कहता है? अनुच्छेद 359 कहता है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि भाग 3 में जो आपको मूल अधिकार दिए हैं, इनको आप न्यायालय द्वारा परिवर्तित करने का अधिकार निलंबित कर देंगे। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, जब आपातकाल लगा हो तो। क्लियर? तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई।
उसमें छूट दी गई है किसको? अनुच्छेद 20 और 21 को। क्लियर है? तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है और आपको याद होगा कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? अब ये पूरी बात मैंने आपको स्पष्ट बता दी। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको अनुच्छेद 352 भी कहा, अनुच्छेद 358 भी बताया और अनुच्छेद 359 भी बता दिया। क्लियर? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि अनुच्छेद 359 के तहत भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं, इनके प्रवर्तन का निलंबन हो जाता है। अब आप प्रवर्तन का निलंबन समझ गए होंगे कि जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, ये स्थिति निलंबित हो जाती है। क्लियर? 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 अपराधों की दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और ये किसके तहत जोड़ा गया? ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कथन और कारण से संबंधित बातें दी गई हैं। इसमें आपको कथन और कारण की समीक्षा करनी है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन में कहा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप समझिए कि ये कैसे सही है। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के लिए, यानी इन सभी क्षेत्रों में एक समान स्थिति सबकी बन सके, इस उद्देश्य के लिए राज्य चाहे तो वो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। असमान लोगों का मतलब जो लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, एक समान आधार उनका बन सके, इसके लिए इन लोगों के साथ भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। भिन्न व्यवहार का मतलब उनको विशेष सुविधा दी जा सकती है। क्लियर? यानी जो समान स्तर पर जो लोग हैं, उनसे भिन्न व्यवस्था देकर इन असमान लोगों को भी समान धारा में लाया जा सके। क्लियर हो गया? यानी ये बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 कहता है, क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी सबके लिए समान व्यवहार होगा। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 में असमान लोगों के लिए एक विशेष सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। इस प्रावधान का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य अक्षम लोगों, यानी जो लोग इन क्षेत्रों में पीछे हैं, उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। क्लियर? अब देखिए, कुछ विशेष प्रावधान किया भी गया और वो किसमें किया गया? मूल अधिकार के तहत किया गया। क्लियर? ताकि अगर राज्य कभी उसका वायलेशन करे तो वो न्याय योग्य हो सके। और वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4। अब अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। क्लियर? यानी यहां पर असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार किया जा रहा है, यानी उनको सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनको विशेष सुविधा दी जा रही है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 के तहत। आगे आर्टिकल दिया है अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4। अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनको नियुक्तियों या पदों का आरक्षण कर सकती है। क्लियर? इसी तरह ये अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 क में भी आगे बढ़ा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधा है। क्लियर? तो इस प्रकार से सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए विशेष उपबंध किया गया। अब देखिए, यहां पर एक आर्टिकल और आप बढ़ाइए, वो है अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 और साथ ही साथ अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6। आपको याद होगा कि 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी यहां पर आप देख रहे हैं आर्थिक वाला जो पॉइंट था वो अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 6 से पूरा हो रहा है। यानी जो आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं उनको भी 10% का आरक्षण देके मुख्य धारा में लाया जाए। क्लियर है? तो अब आपको ये पूरी बात एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट हुई। एक तो आपका बहुविकल्पिक प्रश्न भी आसानी से हो जाएगा, और दूसरी बात, अगर आपको कहीं इस प्रश्न को या कहीं पर लिखने का अवसर मिले तो वहां पर भी आप इसको विस्तार से लिखकर अपनी बात कह सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए, आगे लिख रहा है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रोवाइड करता है, किंतु इसका तात्पर्य अक्षरशः समान नहीं,
बल्कि समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार है, इसलिए समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 ए में सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। देखिए, एज ग्रुप पूछ रहा है। जब भी मैंने अनुच्छेद 21 का आपको एक्सप्लेन किया तो वहां पर एज ग्रुप पर विशेष जोर दिया था। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप सभी इसका आंसर कर ले जाएंगे विकल्प डी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 का यानी 21 ए ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करती है। और ये देख रहे हैं आपकी बाद में ऐड किया गया, यानी ये मूल संविधान में नहीं था। तो किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दो कथन है, जिनमें से एक कथन दूसरे कारण में क्या कहा गया। यानी यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, आपको इसकी समीक्षा करनी है। ए में लिख रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अब देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ये बात बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी ये धार्मिक स्तर पर भी इसकी मान्यता कहीं कहीं दिखती है। अब इसमें बहुत सुधार हो चुका है और निरंतर इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे बीईओ के प्रीलिम्स 2019 में, उसके बाद लोक सेवा आयोग ने आश्रम पद्धति 2012 में, और यूपीपीएससी के एई एग्जाम में 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। और आपको पता है कि अस्पृश्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बात सही है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न भी देखिए कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। ये कथन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनुच्छेद 30 जो है, ये बात तो सही है कि अनुच्छेद 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर? तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। बस ये कहा गया अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में कि धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। ये मैंने बता दिया, ये अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में लिखा गया है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्याख्या नहीं हो रही है। क्लियर? यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कथन और कारण सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1 है, ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता देता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि सशरीर उसको सामने उपस्थित किया जाए। तो यहाँ लिख रहा है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये बिल्कुल सही है। परमादेश, परमादेश का मतलब वी कमांड। क्लियर? यानी ये आदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन, यानी यहाँ पर रीट ऑफ प्रोहिबिशन से संबंधित है, न कि टू बी सर्टिफाइड से। ये बिल्कुल गलत सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिषेध के संदर्भ में याद रखेंगे रीट ऑफ प्रोहिबिशन। क्लियर? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब है बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार के साथ ये काम किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध रीट ऑफ प्रोहिबिशन। क्लियर? ध्यान रखेंगे। और अधिकार परीक्षा यानी बाई व्हाट अथॉरिटी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 कई बार हो चुका है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो याद रखिएगा आपको पता है अनुच्छेद 22 में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 23 में क्या है?
तो मैंने आपको बताया है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, और अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। धर्म की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने की, उसके आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। किसमें? अनुच्छेद 25 में। क्लियर? अगला करा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में, और अनुच्छेद 23 में मैंने आपको बता दिया कि बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार पर निषेध का प्रावधान किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन से समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए यहां पर एक बात सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि जो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सी समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। पहला लिख रहा है कानून के समक्ष समानता, आपको पता है कि अनुच्छेद 14 में है। सामाजिक समानता, ये किसमें है? अनुच्छेद 15 में, क्योंकि अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सी में लिखा है अवसर की समानता, ठीक है, अनुच्छेद 16, जिसमें कहा गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्लियर है? डी विकल्प लिखा है आर्थिक समानता, ये आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आर्थिक समानता की जो बात है, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय करने का उल्लेख है, न कि आर्थिक समानता। अब आर्थिक न्याय और आर्थिक समानता में अंतर है। आर्थिक समानता जब आप कहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अर्थ की स्थिति है वो सभी की एक बराबर हो जाए। समानता यानी सभी के पास आर्थिक स्थिति एक जैसी हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? तो याद करिए, अभी मैंने आपको कहा कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये क्या है? आर्थिक न्याय का कॉन्सेप्ट। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति या बालक न रहे जो कि आर्थिक कमी के कारण किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन ना हो, या आर्थिक कमी के कारण उसको कहीं पर नौकरी पाने, लोक नियोजन में अवसर की समानता से वो वंचित हो पाए। इस चीज को न्याय देने के लिए अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6 जोड़ा गया। स्थिति स्पष्ट हो गई। यहां पर याद रखिएगा कि ये बात तो मैंने आपको अनुच्छेद सहित बता दी कि किस प्रकार की समानता किस अनुच्छेद में है, और ये भी आप जान गए कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, किसमें? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। कौन से अधिकार? तो आपसे पूछा जा रहा है केवल भारत के नागरिकों को। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए, पहला करा है कि विधि के समझ समता का अधिकार। देखिए विधि के समझ समता का अधिकार, ये आप सभी को पता है कि विधि के समझ समता का अधिकार ये क्या है? सभी को प्राप्त है। क्लियर है? लेकिन अगला करा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये बात किसको है? ये केवल भारत के नागरिकों को। क्लियर है? यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी विधि के समझ समता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में संरक्षण, ये किस में दिया गया है? तो आपको पता है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। क्लियर है? और यहां पर आप देख रहे हैं कि पिछले ही क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। क्लियर है? ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 15 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? और बाकी सभी नागरिकों के लिए, सभी के लिए यानी सभी व्यक्तियों के लिए बाकी अनुच्छेद लागू होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए होंगे, और बाकी अनुच्छेद सभी व्यक्तियों के लिए लागू होंगे। क्लियर? सभी व्यक्तियों में भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों आते हैं। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहां पर देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि विधि के समझ समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14। अगला कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 19 की बात हो रही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 की बात हो रही है। और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है। क्लियर है? तो अभी आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस आधार पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपने देख लिया कि जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात कर लें कि गैर नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार, अब गैर नागरिकों का मतलब ये नहीं है कि भारतीय नागरिकों को नहीं मिलेगा। भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो गैर भारतीय नागरिक हैं, उनको भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समता का अधिकार, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 23 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कामों में लगाने पर प्रतिषेध है, यानी उनको कारखाने आदि में लगाने पर प्रतिषेध है। इसके तहत अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 25, आपको पता है कि अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। आपको यह भी पता है कि जो धर्म की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत सबको है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सबको है। अनुच्छेद 27, याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 27 है यहां पर अभी जब चर्चा हो रही है मूल अधिकार की, इसमें पहली बार आया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे ये भी सभी को प्राप्त है। और अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? देखिए, जो 6 मूल अधिकार हैं उसमें इसमें कौन कौन नहीं है? पहला दिया है समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, विरोध का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि विरोध का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम बात कर लें समानता के अधिकार की, याद रखेंगे इसकी रेंज कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18। इसमें जो भी बातें हैं वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। अगर बात कर लें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में दी गई है। क्लियर है? देखिए, जो स्वतंत्रता है इसमें जरा एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा। अभी आपने पढ़ा है कि मूल अधिकार में 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। देखिए, जो 6 मूल अधिकार हैं इसी प्रश्न में पूछा गया था, तो यहां पर जरा 6 की चर्चा हो जाए। जैसे आपको अगर बात करें समता का अधिकार, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। क्लियर? तो यहां पर जो 14 से 18 के बाद 19 से 22 तक ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर? उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता, वो कहां तक है? तो याद रखेंगे धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक आता है। क्लियर? और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। क्लियर? तो इस तरह से आप आगे देख रहे हैं। तो यहां पर ये आपने देख लिया। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, वो कौन है? तो देखिए, अभी ऊपर चर्चा हो चुकी है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे जो समानता का अधिकार है, देखिए जो चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा था नीचे वो दिया भी था। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में शामिल है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? पहला लिख रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि सामाजिक समानता की बात की गई है। अगला कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ये भी नहीं। अगला कह रहा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, यानी ये संविधान में शामिल है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो बहुत आसान प्रश्न था। तो ध्यान रखेंगे सामाजिक संविधान, ये जो सामाजिक समानता है ये संविधान में प्रत्यभूत है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की प्राप्ति के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक
ये सामाजिक समानता की बात की गई है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। अब देखिए, जब ये प्रश्न आपके सामने आया तो देखिए आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि यहां पर लोक नियोजन में अवसर की समानता है, इसका मतलब बात तो हो रही है अनुच्छेद 16 की। लेकिन अगर आप विकल्प देखेंगे तो यहां पर 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें अनुच्छेद 16 की बात की गई है। अब आपको यह डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा विकल्प चयन किया जाए। तो यहां पर इस प्रश्न में एक लाइन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर ले जाएंगे। वो लाइन कौन सी है? भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अगर आप अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 1 देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। क्लियर है? तो यहां पर ये लाइन अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 1 में बिल्कुल फिट बैठती है, इसलिए आपका यहां पर बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 1 की और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2 की। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। क्लियर? यही प्रश्न में भी लिखा था, तो आपने बी विकल्प चुन लिया। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संदर्भ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा और न ही विभेद किया जाएगा। यानी इन आधार पर आप किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं ठहराएंगे और न ही उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। किसमें? लोक नियोजन के विषय में। इसीलिए आपने विकल्प बी को चुना था, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 1 और अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2। अब हम बात करते हैं कि आपने अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 और 5 को क्यों नहीं चुना, या अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 3 को क्यों नहीं चुना। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इनकी भी। तो देखिए, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 की अगर बात करेंगे तो ये सभी नागरिकों को अवसर की समानता की बात नहीं कहता है। ये कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण कर सकेगी। यानी यहां पर आप पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यानी ये अनुच्छेद 16 का क्या है? अपवाद के अंतर्गत है। क्लियर है? यानी यहां पर अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जहां पर सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक तौर पर समानता नहीं है, उनको विशेष व्यवस्था देकर एक आधार पर लाया जाए। इसी के लिए इनको अपवाद स्वरूप ये व्यवस्था दी गई है। क्लियर है? इसी तरह से ये जो अनुच्छेद 16 के 4 क में लिखा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, या अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में ज्येष्ठता परिणाम से आरक्षण का उपबंध भी कर सकती है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? एक विशेष वर्ग के लिए। इसी तरह आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6, ये भी क्या है? अनुच्छेद 16 का अपवाद है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? आर्थिक तौर पर जिनकी दुर्बलता है उनको अवसर प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि किस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर इस पूरे प्रश्न में अगर आपको अनुच्छेद 16 अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, उसके सभी सब क्लॉज को, तो ये प्रश्न आपके लिए कठिनाई खड़ा कर देगा। क्लियर है? लेकिन आज के बाद ऑनलाइन स्टडी ग्रुप परिवार से जितने लोग जुड़े हैं उनका ये इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, तभी आपका और हमारा समय सार्थक सिद्ध होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, ये प्रश्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहां पर किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 39 के सब क्लॉज डी में। ये तो आपको स्पष्ट पता है, और ये भी पता है कि अनुच्छेद 39 किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और ये क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, यानी इसको लेकर आप न्यायालय की शरण में इसको मनवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। वाद योग्य क्या है? केवल मूल अधिकार वाद योग्य है। क्लियर है? लेकिन अगर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के तौर पर परिभाषित करना हो तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को लीजिए और अनुच्छेद 14 और 16 यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समय समता का अधिकार, और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको जब आप अटैच कर लेते हैं अनुच्छेद 39 डी के साथ, तब ये
समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को एज ए मौलिक अधिकार परिभाषित कर देता है। स्पष्ट होगी इस बात? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, कह रहा है कि समाजवाद को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है? तो यहां पर आप इसके साथ अनुच्छेद 39 का डी भी याद रखेंगे। क्लियर है? समाजवाद अनुच्छेद 14 और 16 और क्या अनुच्छेद 39 का डी, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर यह बताया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये जो समाजवाद शब्द था इसको जोड़ा गया था। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखिए ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा यदि आपने अभी पिछला एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ा है, इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कई बार कि एक्सप्लेनेशन की क्या आवश्यकता है, लेकिन मुझे पता है कि इसका बहुत महत्व है। आप देखिए इस प्रश्न को आप जब करने के लिए जा रहे हैं तो ये प्रश्न कितना आसान है, इसमें सीधे सीधे आपका डी विकल्प से हो जाएगा अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 में। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 में मैंने क्या बताया आपको कि अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों का आरक्षण कर सकती है। क्लियर है? तो यहां पर आपका 16 का 4 हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर अनुसूचित जाति या जनजाति रहता तो आप क्या करते, तब आप कहते अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 क के अंतर्गत ही होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत के प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। देखते हैं, पहला क्या करा है कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह बात सही है। बी विकल्प में लिख रहा है कि एक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य के कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यह भी बात सही है। और आगे कह रहा है कि राज्य विद्या या सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो यानी यहां पर अनुच्छेद 18 के संदर्भ में यह कथन यहां पर सही नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी राज्य जो है ये सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्लियर? जबकि यहां क्या लिख दिया कि राज्य विद्या और सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, जबकि आप देखते हैं कि इसके संदर्भ में उपाधियां प्रदान की जाती हैं। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अनुच्छेद 18 के संदर्भ में बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या बातें हैं उपाधियों के अंत के संदर्भ में। तो देखिए यह कहा जा रहा है कि राज्य सेना और विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बात कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी बात कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथी बात कही जा रही कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा अनुच्छेद 18 से संबंधित, जिसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के संदर्भ में व्यवस्था दी गई। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है। क्या समाहित है? पहला कह रहा है कि विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण, ये भी सही है, ये समता के अधिकार में। अगला कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध, यानी क्या है, अगर आप इसको आर्टिकल से भी जोड़ते देखते हैं तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो ए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विधि के समझ समानता और विधि का समान संरक्षण, ये किसमें है? अनुच्छेद 14 में। अब देखिए ये कैसे समता के अधिकार में आ रहा है। बी विकल्प में लिख रहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव का आचरण नहीं होना चाहिए। तो यही तो अनुच्छेद 15 कहता है। क्या कहता है कि जन्म, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, यानी ये बात अनुच्छेद 15 में है। सी विकल्प में लिख रहा है कि शिक्षण संस्थानों और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, तो ये किसमें है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 में और अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 में। क्लियर? तो ये बातें स्पष्ट होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प से हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट समता के अधिकार से। तो यहां पर देखिए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई। आप जानते भी हैं कि समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सभी को विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में,
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? तो ये सभी किसमें है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न में अनुच्छेद 14 का पूरा पोस्टमार्टम किया गया, यानी जो अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण की बात करता है, इसका क्या तात्पर्य है? क्लियर है? पहला स्टेटमेंट करा है कि किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, तो ये तो बात है नहीं, यानी ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नहीं। अगला करा कि न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ये बात बिल्कुल सही है, ये है कानून के समान संरक्षण का व्यवहार। अगला करा कि समान अपराध के लिए भिन्न अथवा दंड उच्च दंड न दिया जाना। क्लियर? यानी किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, अगर किसी ने समान अपराध किया है तो उसको समान सजा भी मिलनी चाहिए। अगला करा है कि कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, तो ये भी बात सही है, यानी ये मतलब नहीं है कि आप किस जाति के हैं या आप किस वर्ग विशेष के हैं, आपने अगर वो अपराध किया है तो उस श्रेणी में जो सजा का प्रावधान है वो सभी पर एक समान लागू होगा। क्लियर? तो ये भी बात सही है, यानी यहां पर आपका जो अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की बात है, इससे दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट पूर्णतः सहमत है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए, तो यहां पर बी विकल्प आपने आंसर कर लिया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की बात है, देखिए पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है, संरक्षण की बात है, ये कहां से? अमेरिका के संविधान से। क्लियर? और विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच हो, बिना किसी वर्गीय और जाति भेदभाव के एक ही अपराध के समान, अगर एक ही अपराध है तो उसके लिए समान दंड का प्रावधान किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अब देखिए, आप पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है, तो आपको पता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्लियर है? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर स्वतंत्रता के अधिकार में जो भी अनुच्छेद हैं जरा उनको देख लीजिए। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि के विषय पर अधिकार देता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों को के दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। क्लियर? और अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी में क्या है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो भी 6 बातें हैं वो आप पढ़ चुके हैं। तो डी में क्या कहा गया? डी में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण। क्लियर? ये तो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज डी में है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? तो ये बातें क्या इसमें, अब ऑप्शन पे आइए। पहली बात में लिखा है विदेश जाने का अधिकार, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी में जब ये पढ़ रहे हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण। क्लियर? और अगर जब आप इसको 21 के साथ पढ़ेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये क्या कहता है? यही दोनों मिलाकर विदेश जाने का अधिकार आपको एज ए मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ए विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 19 1 डी और अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर ये आपको विदेशी यात्रा का अधिकार देता है। हमने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के डी में लिखा है कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखिएगा, अब ये जो दोनों अनुच्छेद मिलाकर आप विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ये किस वाद में ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया? अब ये समझ लीजिए, जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मैटर 1978 का है, देखिए ईयर जरूर याद रखिएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मैटर 1978 का, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के अधीन एक मूल अधिकार होगा। क्लियर? इसीलिए अनुच्छेद 19 1 डी और 21 को मिलाकर यह बात कही गई। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संदर्भ में संरक्षण। क्लियर? ये तो बात सही हो गया। अगला करा कि एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अगला करा कि ये संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार किया गया था, ये नहीं है, ये तो गलत है। अगला करा कि निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर निवारक निरोध के संदर्भ में पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट निवारक निरोध के संदर्भ में यहाँ पर सही है। क्लियर? अब देखिए, आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखिए, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, निवारक निरोध के संदर्भ में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वह अधिकार और संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सामान्य विधि के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए जो प्रावधान है वही सेम प्रावधान निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, विधि के अंतर्गत ये जो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार परिषद ये प्रतिवेदन न दे दे कि निरोध के पर्याप्त कारण हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है और इस अवधि से अगर ज्यादा हिरासत में रखना है तो इस बात के लिए सलाहकार परिषद का रिकमेंडेशन आवश्यक है। यानी सलाहकार परिषद ये प्रतिवेदन दे दे कि इसको निरोध के लिए पर्याप्त कारण है और इसको अवधि बढ़ाई जाए। क्लियर है? अब ये बात है कि सलाहकार परिषद का गठन किससे होगा, तो याद रखेंगे सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई अनुच्छेद 22 से संबंधित। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 23। याद रखेंगे, आपको पता भी है कि अनुच्छेद 23 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में है और इसमें कहा जाता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएगा कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना ये अनुच्छेद 23 का वायलेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 23 का सब लॉजिक क्या कहता है, ये मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है और इस उपबंध का उल्लंघन करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य परिसंकटी नियोजन के लिए नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर? अब आपको ये तो बताना नहीं है, ये आप जानते हैं अनुच्छेद 24 में। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, कई बार मैंने आप ही लोगों ने ये बात बताई है कि कई बार आप लोग बलात् श्रम को बालक श्रम से कोरिलेट करते हैं, गलत है। ठीक है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का मतलब उनसे उनकी आवश्यकता से ज्यादा बोझ डालकर उनसे काम कराना या बेगारी कराना, काम कराना, पैसा न देना या उचित मजदूरी न देना, ये सभी बातें अनुच्छेद 23 में। और अगर बालकों से संबंधित बात होगी तो यहाँ पर उम्र का भी आप ध्यान में रखेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने या जोखिम भरे खान में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर? ये किसमें है? अनुच्छेद 24 के तहत ये मौलिक अधिकार है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले अनुच्छेद बता दीजिए। तो आप बता रहे हैं अनुच्छेद 25 से 28। जब मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं तो चूंकि आप मेरे सामने तो है नहीं, मैं आपके आंसर को तुरंत महसूस कर लेता हूं कि जैसे मैंने पूछा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप लोगों का जवाब क्या आया? अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्लियर? यही जवाब आया ना? अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूं कि जो धर्म के प्रचार करने का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 25 में। भाई, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है ना। धर्म के प्रचार करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्लियर? तो यहां पर ये स्पष्ट हो गया। अगला करा कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों को जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा ये भी अनुच्छेद 25 के ही अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। ये जो स्पष्टीकरण एक जोड़ा गया है अनुच्छेद 25 में, वो यही कहता है कि कृपाण धारण करने के लिए सिखों को विशेष अधिकार दिया गया क्योंकि ये सिख धर्म का अभिन्न अंग है। क्लियर? तो ये किसमें? अनुच्छेद 25 में, ये स्पष्टीकरण एक के अंतर्गत है। अगला करा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार होगा। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है
कि राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार होगा, ये किसके अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अगला कह रहा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसी के साथ धार्मिक आचरण के संदर्भ में किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनिमय या निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार के दृष्टिकोण से और सिखों द्वारा कृपाण धारण करने जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये शामिल है। क्लियर है? और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन के मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसमें निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को संशोधित किया गया? यानी कहने का मतलब आपसे ये है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन का जो मुकदमा है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें पहला कह रहा है विधि की समझ समानता का अधिकार, नहीं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसमें परिवर्तन किया गया। क्लियर है? यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमे से ये जो भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, इसमें संशोधन किया गया। अब आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि इसमें क्या संशोधन किया गया। देखिए, जो मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मुकदमा है, ये 1951 का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। उनके विकास, गरिमामय जीवन के लिए राज्य को विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगा। क्लियर? ये बात किसमें कही गई? मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन 1951 के मुकदमे में। और ये किसमें बदलाव करता है? यही भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में बदलाव करता है। क्लियर? इसीलिए आपने यहाँ पर बी विकल्प आंसर किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा का अधिकार, सी विकल्प देख रहे हैं आप। ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये एक मानव अधिकार है और ये मौलिक अधिकार में भी है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 क के तहत। क्लियर? और यहाँ पर क लगा है, इसका मतलब इसको बाद में ऐड किया गया, और बाद में अगर ऐड किया गया तो कोई संविधान संशोधन किया गया होगा। वो संविधान संशोधन कौन सा है? याद रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। किसको? 21 क को। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। यहाँ दिया भी है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि उपरोक्त प्रावधान के परिपालन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया 2009। याद रखेंगे, ये जो अनुच्छेद 21 क है, इसी के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आया और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए, ये बात आपको स्पष्ट है, अनुच्छेद 29 के तहत। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद 29 है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है और अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या इसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये कौन करा है? अनुच्छेद 29 के अनुसार। क्लियर? यानी भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 29 के तहत, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसकी समीक्षा कीजिए। अब ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न। यहां पर कथन में कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने इसकी आत्मा कहा। किसकी आत्मा? संविधान की आत्मा कहा। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 कहता है कि इस भाग द्वारा, इस भाग का मतलब मूल अधिकार वाले भाग, भाग 3 की बात कर रहा है, यानी भाग 3 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं, इनको प्रवर्तित कराने का उपचार। क्लियर? और देखिए, इसमें कारण में भी कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। क्लियर? यानी यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। और आप पूर्व में ये बात जानते भी हैं कि इस भाग में जो आपको अधिकार दिए गए हैं, इनको लागू कराने के लिए आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय को इसमें रिट जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है। और आपको पता है कि 5 प्रकार की रिट जारी होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रेट। क्लियर है? तो ये बातें आप जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार जो मिले हैं नागरिकों को, इसके संदर्भ में जो प्रोटेक्शन है वो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय इसके संदर्भ में रेट किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको पता है अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न कितनी बार रिपीट किया गया। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा इसी अनुच्छेद 32 के तहत करती है, और अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण आपको पता है, यहां पर आंसर क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमको हाईकोर्ट भी प्रदान करती है, किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर है? यानी अगर यहां केवल न्यायालय लिखा है तब भी वही आपका आंसर होगा। यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है। अनुच्छेद 13 के सब क्लास 2 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या इसको न्यून करती है। क्लियर? अनुच्छेद 13 का सब क्लास 2 ये कहता भी है कि राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जो मौलिक अधिकार को छीने या इसके अधिकार को कमजोर करे। क्लियर? और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। और अगर कोई विधि ऐसी बना दी गई तो वो क्या हो जाएगी, स्वतः ही शून्य समझी जाएगी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को इसके संदर्भ में रेट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस बात को स्पष्ट याद रखिएगा कि जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधित मामले हैं ये उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय की अधिकारिता में भी आते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा है, वैधानिक अधिकार है। क्लियर? इस पे चर्चा हो भी चुकी है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो आपको पता है कि ये आप किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 300 क के तहत। क्लियर? तो ये कैसा है, वैधानिक अधिकार। यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए हैं, जरा संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए पहले संविधान निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था, लेकिन संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार दिया, और संपत्ति का अधिकार अब भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क के तहत ये एक सांविधिक अधिकार है, यानी वैधानिक या कानूनी अधिकार है। अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया। क्लियर? अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि जब ये मूल अधिकार में था तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, याद रखिएगा ये जो आपका संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था ये 19(1) च के अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। क्लियर? याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1) च के अंतर्गत मतलब क्या हुआ, यानी अगर इंग्लिश में लिखा रहे तो ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के, और च का मतलब क्या हो गया, एफ के अंतर्गत। क्लियर? ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी को मैंने आपको बताया भी था जब 19(1) को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जो अनुच्छेद 19(1) का एफ है इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति के अधिकार का अर्जन का अधिकार था, उसको भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। क्लियर? तो ये बात भी स्पष्ट हो गई कि जो मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार था ये किस अनुच्छेद में था, और वर्तमान स्थिति क्या है, अनुच्छेद 300 का, जो कि भाग 12 के अध्याय 4 में है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, तो ये अनुच्छेद में भी है तो ये संवैधानिक अधिकार भी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए अगर मौलिक अधिकार में संशोधन है तो ये संशोधन संसद कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं इनके प्रवर्तन, परिवर्धन और संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से विशेष बहुमत द्वारा पारित विधेयक के माध्यम से होगा। अब ये विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है कि प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 का बहुमत होना चाहिए। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये
गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के संदर्भ में कहा गया। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि ये केस क्या है। तो याद रखिएगा 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव कर रहे थे, इस केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए ये धारणा व्यक्त की गई। क्या धारणा व्यक्त की गई? कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। क्लियर है? तो ये किसमें? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मैटर 1967 में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने ये बात कही। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए यहां पर मौलिक अधिकार क्या नहीं है, तो यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पूर्व में भी एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के दौरान कहा था, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 39 का डी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 39 का घ, ये क्या है? ये कहता है कि समान कार्य का समान वेतन, यानी पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर आप इसको एज ए मौलिक अधिकार रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस समय के लिए आपने क्या देखा था? तो उस समय कहा गया कि प्रस्तावना से समाजवाद लीजिए और मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 14 और 16 लीजिए और इसको अनुच्छेद 39 डी के साथ अटैच करके पढ़िए, तब जाकर ये मूल अधिकार की भावना रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समान कार्य का समान वेतन मूल अधिकार है। ये किसमें आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। स्पष्ट हो गई बात? अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है? तो देखिए यहां पर आपको पता है कि मौलिक अधिकार पर विवेक पूर्वक नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। क्लियर है? यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा था कि जो अनुच्छेद 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, ये किसमें है? मौलिक अधिकार में है। लेकिन मैंने आपसे उस समय यह कहा था कि इसमें भी कोई लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन किसने लगाई? भारतीय संसद ने लगाई। और क्या कहा कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप भारत की प्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाएं, या आप ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दें जो विदेशी जिस मैत्रीपूर्ण संबंध जिस देश के साथ है वो कोई प्रभावित हो, या लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो, या न्यायालय की अवमानना हो। इस तरह की आपको अनर्गल बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह की लिमिटेशन भी भारतीय संसद लगा सकती है। लेकिन एक प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि क्या सरकार की आलोचना? तो नहीं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। आप आलोचना कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव बातों को उठा सकते हैं, ये बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिसमें कोई देश की प्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचे। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया तो किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। इवन देख रहे हैं, जनता जिसके लिए संविधान बनी है, लोकतंत्र यानी जिसमें लोग यानी हम भारत के जो लोग हैं, इनको भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्लियर है? लोकसभा की भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, उसको भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए राज्यसभा है। और अगर इन दोनों के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखती है। क्लियर है? तो यहां पर किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें सुसंगत है? देखिए राज्य पद की परिभाषा, तो देख रहे हैं ये संविधान के केवल भाग 3 और 4 के लिए। क्लियर है? तो यहां पर आप जानते हैं कि जो भाग 12 में राज्य की परिभाषा है, ये आप देख रहे हैं किसके लिए? भाग 3 और 4 के लिए। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखिए। देखिए जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। क्लियर है? और अनुच्छेद 12 में जो राज्य के पद की परिभाषा है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 के संदर्भ में सुसंगत है, क्योंकि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के लिए संबोधन उक्त परिभाषा के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 12 में यह कहा गया कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। क्लियर? और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में स्पष्ट किया गया कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। क्लियर? तो स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है ये किसके लिए है? तो याद रखेंगे ये भाग 3 और भाग 4 के लिए है। क्लियर? स्पष्ट हो गई ये बात? तो यहां पर आपने इस प्रश्न का आंसर कर लिया कि जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है ये संविधान के केवल भाग 3 और 4 के लिए है। अगला देखिए, अगला करा कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहां पर पहला लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो ये तो शामिल है। अगला करा है कि
भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भी सम्मिलित। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ये भी शामिल हो जाएगा। इसमें अगला करा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, यानी संवैधानिक और संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान, ये इसमें शामिल नहीं। क्लियर? तो यहां पर आप डी विकल्प आंसर कर देंगे कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द में ये डी विकल्प में जो संस्था ये शामिल नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बात याद रखिएगा कि एक वाद है जिसका नाम है टेकराज बनाम भारत संघ 1988। इस वाद में कहा गया कि संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है। क्लियर? स्पष्ट याद रखेंगे, संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है, यह एक स्वैच्छिक संस्था है। क्लियर? इस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, यानी संवैधानिक और संसदीय विषयों का अध्ययन करने वाली जो संस्थान है ये राज्य नहीं है। ये किस केस में कहा गया? टेकराज बनाम भारत संघ 1988 के मैटर में। क्लियर? तो उसी मैटर में जो निर्णय दिया गया उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। और वाद का नाम भी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्यभूत समता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो देखिए ये जो अनुच्छेद 14 के तहत जो आपको समानता का अधिकार है, ये कार्यपालिका के कृत्य के विरुद्ध भी, प्रक्रियात्मक विधि के और अधिष्ठायी विधि, इन तीनों के विरुद्ध आपको प्राप्त है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समता का अधिकार है ये कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि और अधिष्ठायी विधि, इन तीनों के विरुद्ध आपको प्राप्त है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों के आरक्षण शासित होते हैं किसके तहत? तो देखिए आपको पता है कि ये जो अनुच्छेद 15 है ये क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। और इसी में शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 के तहत। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे और पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है। और ये जो विकल्प में अनुच्छेद 16 था, आपको पता है कि अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्लियर? तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। और अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 भी आप ये जानते हैं क्या है? ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण है। यानी यहां पर ये जो विकल्प दिए गए थे ये भी बहुत आसान थे, इसलिए आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन आपको मूल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आपसे प्रश्न कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर कर सकें। और ये जो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 है ये क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित किया जाएगा। ये किसमें है? अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 4 में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको और एलिब्रेट कर दूं तो ये जो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 है कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। क्लियर? यानी अनुच्छेद 15 में सब क्लॉज 4 जो है ये सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नागरिकों के लिए भी है और इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष उपबंध है जिसमें यहां पर स्थानों का आरक्षण इसमें शामिल है। और अनुच्छेद 15 में सब क्लॉज 5 जो है ये और उसको विस्तार देता है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से भिन्न सरकारी सहायता प्राप्त या निजी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। क्लियर? याद रखिएगा इसमें जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दी है इसके साथ साथ जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था करता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये दोनों अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5 ये दोनों सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन तीनों के लिए आरक्षण की बात करती है। क्लियर? और याद रखिएगा अगर आपसे कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सहायता प्राप्त या निजी संस्थानों में आरक्षण का उपबंध कहां पर है तो याद रखेंगे अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 5 में। क्लियर? अगला देखिए, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन को रखा जा रहा है और निश्चित रूप से मैं अभी दिमाग में आ भी गया, मैं आपकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो आप लोग अपना इंटरेस्ट और सहयोग दिखा रहे हैं उसके लिए मैं सार्वजनिक तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब आप अपनी तरफ से भी अपना प्रतिक्रिया देते हैं तो चीज़ों को और अच्छा करने का इंटरेस्ट होता है। क्लियर? तो उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का ये पूरा प्रयास होगा कि जो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है वो निश्चित रूप से किया जाएगा और हम सब मिलकर एक अच्छा प्रयास करेंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला करा कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत उसी के तहत तो प्रेस की स्वतंत्रता है, आप पढ़ भी चुके हैं अभी, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है
कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार इसमें सम्मिलित है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समता का अधिकार। ये जो समता का अधिकार है ये नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को शामिल करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मंदिर के प्रत्येक समय पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है, ये बात गलत है। यानी जो अभी आपको कहा गया कि अनुच्छेद 25 कहता है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें कह रहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम दिवस के प्रत्येक समय यानी हम पूरे दिन मंदिर में पूजा करने का हमको अधिकार होगा, ये बात गलत है। यानी आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि हमको दिन रात मंदिर में बैठ के पूजा करनी है। इस बात का मैंने आपसे कहा ना, अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? अब देखिए इसमें एक वाद भी है जो आपको ध्यान में रखना है। ये वाद है क्या? वेंकट रमन बनाम मैसूर राज्यवाद। और देखिए जो प्रश्न बना इसी वाद के निर्णय पर बना है। वेंकट रमन बनाम मैसूर राज्य के मैटर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा आपसे कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मंदिर में वो दिन रात पूजा करेगा और इसके लिए वो खुला रहे। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता इतनी नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? तो देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया। याद रखेंगे ये जो वाद था वो था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देखते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मैटर है ये 1978 का है और इस मैटर ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया। और याद रखिएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ये अभी निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्ति संगत हो। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि यानी जो लॉ शब्द है इसका अर्थ है विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं बल्कि ऐसी विधि से जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। क्लियर? तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया। किसमें? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मैटर में। और आपको पता है कि अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी? तो याद रखेंगे ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्लियर है, तो ये किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में जो वर्णित मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीटों को जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात कर लें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं हैबियस कॉर्पस, किसी भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के लिए राज्य के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। देखिए ये वो बात कही जा रही है जो मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा था कि एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा पावर उच्च न्यायालय को देता हुआ प्रतीत होता है, तो वो है अनुच्छेद 226, जिसमें उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रीट जारी करने की शक्ति देता है। और वहीं अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकार के मैटर में रीट जारी करने की शक्ति देता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको मेन बात जो ध्यान में रखनी है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हैबियस कॉर्पस रीट, ये किसी भारतीय नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है। क्लियर? तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला कर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में। क्लियर? अब आपको यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रीट जारी की जा सकती है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार करने के लिए कौन सी रीट या याचिका दायर की जाती है? अब देखिए यहां पर एक बात समझ लीजिए, अगर कोई लोक पद का अनुचित दुरुपयोग कर रहा हो, ठीक है, यानी उसका अनुचित प्रयोग कर रहा हो, तो यानी वो दुरुपयोग कर रहा है लोक पद का, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी रीट जारी की जाती है? तो याद रखिएगा इस कंडीशन में अधिकार परीक्षा रीट। क्लियर है? तो यहां पर आपका
सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अधिकार परीक्षा का मतलब ये समझ लीजिए, इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से, क्लियर है? यानी आपने ये जो काम किया है अपने पद के किस अधिकार से ये किया है, ये जब पूछा जाए तो उसको उसके लिए क्या है, अधिकार परीक्षा रीट। यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा क्या है, अधिकार परीक्षा, और इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है, और ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है, क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखिएगा, जब कहीं पर भी ये भाव आए कि किस अधिकार से, क्लियर है, तब वहां पर किस प्रकार की रीट होगी, अधिकार परीक्षा। इसी तरह से अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर लें, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि हमें शरीर चाहिए। अब हमें शरीर चाहिए का मतलब क्या है? तो देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर दिया जाता है, तब ये रीट जारी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसका मतलब होता है हमें शरीर चाहिए। यानी वो आप उसको उपस्थित करिए, यानी बिना उसको बताए कि वो किस कारण से और कब उसको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी वो अवैध रूप से उसको आपने निरुद्ध कर दिया, 24 घंटे के अंदर में किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपने उसको पेश नहीं किया, इस संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है, क्लियर है? परमादेश की बात करें तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। इसका प्रयोग जो है ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या वो विफल हो गया हो, क्लियर है? तो उसमें जारी किया जाता है परमादेश, क्लियर है? और ये इसमें किसी व्यक्ति, निगम या कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध काम करने के निर्देश के लिए ये परमादेश जारी किया जाता है, क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से एक रीट होती है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये रीट जो है ये वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय या किसी अधिकरण को जारी की जाती है, और इसमें वह ऐसे अधिकरण का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं है, उसके लिए प्रोहिबिशन रीट यानी प्रतिषेध रीट जारी की जाती है, क्लियर? तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। वहीं पर देखिए विकल्प ए में लिखा है उत्प्रेषण। अब ये जो उत्प्रेषण रीट है इसका मतलब क्या है, पूर्णतः सूचित कीजिए, क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर उसका समझेंगे तो आप उसको निश्चित रूप से कोरिलेट कर लेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, क्लियर है? तो इस संदर्भ में तो आपसे डिटेल चर्चा हुई है, आपको पता है कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 21 का अनुच्छेद यहाँ पर दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपात की उद्घोषणा होती है तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, तो यहाँ पर विकल्प में अनुच्छेद 21 दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित होते हैं। देखिए निलंबित होते हैं, क्या होते हैं इसको डिटेल में मैंने बताया, और मैं सबसे पहले आपको इसमें अनुच्छेद पूछूंगा कि इसका विवरण किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा 359। 359 क्या कहता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करने के अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ये बात कही गई है। मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, मुख्य रूप से जो मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, यानी उनको अगर आपका उसका कोई वायलेशन कर रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, ये पावर निलंबित हो जाती है 359 के तहत जब देश में आपातकाल लगा हो, क्लियर? और अगर मान लीजिए अनुच्छेद 19 पूछा जाता तो ये अनुच्छेद 19 जो है ये अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, क्लियर? तो ये बातें आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे, क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो याद रखेंगे यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर आपका जवाब ए विकल्प सही हो जाएगा, संसद को, क्लियर है? ध्यान रखिएगा यहां पर अनुच्छेद 33 और 34 ये दोनों सेना से संबंधित है, और अनुच्छेद 33 कहता है कि जो मूल अधिकार है इसमें जो अधिकार है ये बलों आदि पर लागू होने में जो उपांतरण करने की शक्ति है वो किसकी होगी, संसद की होगी। कहने का मतलब ये है कि संसद विधि द्वारा ये निर्धारित कर सकेगी कि मूल अधिकार द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं वो सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों या अन्य आवश्यक संगठनों के सदस्यों के लिए किस सीमा तक निर्बंधित किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन हो सके, क्लियर है? तो ये शक्ति किसको है, ये संसद को है अनुच्छेद 33 के तहत, क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट याद रखना है बस इतना कि कुछ मूल अधिकार सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है, इस बात का बनाने का अधिकार किसका है, संसद को है, क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैंडमस यानी परमादेश याचिका में मैंडमस शब्द कहां से लिया गया? तो याद रखेंगे जो मैंडमस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि जो मैंडमस यानी परमादेश है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है
जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों के संदर्भ में पूछा जा सके या उनसे कार्य को करने के लिए कहा जा सके। क्लियर? आदेश दिया जाता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपको सूची को सुमेलित करना है। पूछा जा रहा है कि समता का अधिकार। तो देखिए, समता का अधिकार कहां से है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाक स्वतंत्रता। तो वाक स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में है। क्लियर? अगला देखिए, अगर पूछे धर्म की स्वतंत्रता, तो देखिए अभी आपने पीछे ही देखा है कि धर्म की स्वतंत्रता कहां पर है? अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, यानी डी को तीसरे के साथ। और जो अभी हमने वाक स्वतंत्रता बताया वो किसमें थी? अनुच्छेद 19 में। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे वो आपने देख लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो समता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, और अनुच्छेद 25 में ये जो धर्म की स्वतंत्रता है ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। क्लियर? ये बात सही है। अगला कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्या के अधीन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया है ये न्यायिक व्याख्या के अधीन है, ये मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी ठीक की जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है। नागरिकों को दिए जाने वाले ये अधिकार निरपेक्ष तथा असीमित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्या के अधीन है। क्लियर? समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसके अधीन ये मौलिक अधिकार लागू होते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के निम्न में से कौन से अध्यक्ष थे? इस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने आपसे पूर्व में ही बताया था कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको याद भी होगी। यहाँ पर देखिए कुछ समितियां और उप समितियों के नाम हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति ये पी पट्टाभी सीतारमैया, राज्यों से संबंधित समिति ये किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब। अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच सी मुखर्जी साहब। क्लियर? तो इन सभी लोगों के नाम आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और यहां पर एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, ये तो आपने देख लिया कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसके संदर्भ में दो समितियां थी। एक समिति का तो यहां पर जिक्र है अल्पसंख्यकों की उप समिति, जिसकी अध्यक्षता एच सी मुखर्जी ने की थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? जेबी कृपलानी। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर देखिए मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तो यानी यहाँ पर डीपीएसपी को आप देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।